चलिए, ये 4 प्रकार के सदन हम देख सकते हैं। केंद्रीय स्तर पे लोकसभा, राज्यसभा और राज्य स्तर पे विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम नहीं, लोकसभा की नहीं, मंत्री परिषद की बात कर रहा हूँ। लोकसभा तो जो अपन देख चुके हैं। हाँ, मंत्री परिषद, ये जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, जाहिर सी बात है दोनों जगह मंत्री परिषद है, तो ये केंद्रीय मंत्री परिषद, ये राज्य मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत कितनी हो सकती है? ऐसा नहीं, वो तो आप संख्या बोल रहे हो ना, उसमें डिफाइन कैसे करोगे? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक, यही है मतलब केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री समेत अन्य मंत्रियों की संख्या है उस पर एक सीमा है, और सीमा क्या है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 543, तो 543 का 15% से अधिक नहीं हो सकता। अच्छा, न्यूनतम कुछ है क्या? केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते? कुछ है? कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, लेकिन अब इसी तरह राज्य में भी मंत्री परिषद होती है। जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद मुखिया कौन? पीएम, प्रधानमंत्री। राज्य में मंत्री परिषद का मुखिया कौन? सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक, तो ये जो राज्य की मंत्री परिषद होती है इसकी अधिकतम ये भी है, ये भी निश्चित है। बस यही लाइन होगी, लेकिन यहाँ लोकसभा की जगह क्या हो जाएगा? उस राज्य की विधानसभा फिर आगे कंटिन्यू, ऐसे सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 सीटें हैं, 90 का 15% 13 कुछ आएगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। इसलिए अधिकतम मंत्री मुख्यमंत्री समेत कितने हो सकते हैं? 13। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय मंत्री परिषद में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, लेकिन राज्य में जो मंत्री परिषद होती है यहाँ की न्यूनतम निश्चित की गई है। कितनी है? 12 मंत्री कम से कम होने चाहिए। ठीक, मुख्यमंत्री समेत। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है संविधान में कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है उस अनुच्छेद में डालकर, और उनके मंत्री परिषदों की संख्या न्यूनतम से कम हो सकती है। ठीक है, तुम्हें पिछला 2 वीडियो देखना होगा ना, भेजूंगा। ये क्लियर है? अच्छा, यहाँ तो हम जानते हैं 543। यहाँ कितनी सदस्य संख्या हो सकती? 245। एक विधानसभा में, मतलब किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती? अधिकतम 500। कितनी? 500। ये भी एक फैक्ट हो गया कि राज्य में जो विधानसभा होती है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती? 500। न्यूनतम 60। ठीक, अच्छा, ये जो मंत्री परिषद की सीमा, अधिकतम मंत्रियों की जो सीमा तय की गई है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो केंद्र स्तर पर जो मंत्री परिषदों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई है किस संविधान संशोधन द्वारा? 91वां। और इसी संविधान संशोधन में राज्य मंत्री परिषद की भी, ये विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकता, इसी में है। सेम इसी संविधान संशोधन में दोनों के लिए प्रावधान किया गया है। अच्छा,
यहाँ आ जाते हैं, किसी विधानसभा में अधिकतम विधायकों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। वही तो बात होगी ना, सीट बोलो या विधायक बोलूं या एमएलए बोलूं, बात एक ही है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली इसे कहते हैं। तो यहाँ के सदस्य को अपन क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 60। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? और इसका भी न्यूनतम होगा, न्यूनतम और अधिकतम। देखो, इसको ध्यान देने वाली बात है। विधान किसी, अगर ये तो पता है आपको कि विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में है, कुछ ही राज्यों में है। तो जहां विधान परिषद है वहां अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखो इसको, संबंधित राज्य के संबंधित, मतलब जिस राज्य में विधान परिषद, उस राज्य की बात हो रही है, संबंधित राज्य के विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, से अधिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं अपन, राउंड फिगर मान लेते हैं, चलो 403 के आसपास है, 400 मान लेते हैं, वहाँ की विधानसभा की कुल सीटें कितनी? 400। अगर वहाँ विधान परिषद है तो वहाँ अधिकतम उससे ज़्यादा विधान परिषद की सदस्य संख्या या सीट नहीं हो सकती। 400 का 1/3 निकाल लो, है ना, 133 के आसपास आएगा। वहाँ की विधान परिषद में 133 सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन किसी विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 40। एकदम क्रूड फैक्ट है, सीधे सीधे फैक्ट है ना। तो यहाँ अभी जो भी लिखा है आप, ये सभी आपके काम की चीज़ है। और डायग्राम वायग्राम बनाते हो घर जाके, अगर मान लो साथ में नहीं बना रहे हो तो घर जाके वीडियो देखते हो, बना लिया करो रे, ये काम चोरी होती है ना, काम चोरी नहीं करने का, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं, बाकी मैं कचरे मिटा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ मैं अब। अरे यार बड़ा टेढ़ा खीर है। ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा विधायिका किसे कहते हैं? जिसका काम है विधि बनाना, उसे हम विधायिका कहते हैं। इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लेजिस्लेचर। अच्छा, इससे पहले, यहाँ आने से पहले मैं बता दूँ, हमारे देश में शक्तियों का विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, है ना, शक्तियों का विभाजन। अब देखो आप, जो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था में शक्तियां, उनको कैसे कैसे बांट सकते हैं। एक तो विधायी शक्तियां, ठीक, एक विधायिका की शक्ति हो गई, स्पेलिंग तो ये नहीं होगा लेकिन समझ जाओ, विधायिका, ठीक। एक होती है कार्यपालिका, और एक होती है न्यायपालिका, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, दिस इज जुडिशरी
दिस इज जुडिशरी एंड दिस इज लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर। अब ये जो विधायिका है आप इसको दो स्तरों पे देखोगे। एक को अपन क्या बोलेंगे, केंद्रीय विधायिका, एक को क्या बोलेंगे अपन, केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर, और एक स्टेट में भी तो होता है। एक होगा राज्य विधायिका, इसे क्या बोलेंगे हम, स्टेट लेजिस्लेचर। केंद्रीय विधायकों को हम किस नाम से जानते हैं, संसद। और राज्य में जो विधायिका होती है उसे हम राज्य विधायिका या विधानमंडल कहते हैं, राज्य विधायिका या विधानमंडल कहते हैं। अब किस राज्य का है हमें बताना हो तो हम बोल देंगे छत्तीसगढ़ विधायिका, हरियाणा विधायिका, मध्य प्रदेश राज्य विधायिका, ऐसा बोलेंगे। तो आपने दो स्तरों पर विधायिका देख लिया, एक केंद्रीय विधायिका जिसे हम संसद के रूप में जानते हैं, और एक राज्य की विधायिका, वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है। इनका काम क्या है, इनका काम है विधि बनाना। इनका काम क्या है, विधि बनाना। इनका काम है विधि बनाना, लॉ बनाते हैं लोग। ठीक, अच्छा, इन्होंने इनका देखा ना आपने, केंद्रीय विधायिका संसद बोले तो संसद के 3 अंग आप जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो ये संसद के तीनों अंग मिलकर क्या बनाते हैं, विधि बनाते हैं। फिर राज्य की भी विधायिका होती है, विधानसभा और विधान परिषद जिस राज्य में है, नहीं तो विधानसभा और राज्यपाल। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहाँ विधानसभा और राज्यपाल मिलकर विधि बनाते हैं राज्य के लिए। और विधान परिषद है तो हम कहेंगे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर उस राज्य के लिए विधि बनाते हैं। अंतर समझ गए। जब इसकी बात मैं कर रहा हूँ तब आपके मन में एक समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि भाई जब भारत एक है तो केवल संसद ही विधि बना देता और पूरे भारत में एक ही विधि चलती तो क्या दिक्कत थी ना। लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाई है, इसकी एक विशेषता होती है कि 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्र में सरकार होगी और एक राज्यों में सरकार होगी। अब देखो कैसे, तो दोनों में झगड़ा भी तो हो सकता है। अगर राज्य अपनी, देखो ऐसे देखो इसको, ये राज्य है और ये भारत है। हम जानते हैं भारत के लिए संसद भी विधि बनाती है। तो संसद जो विधि बनाएगी और जो राज्य विधायिका विधि बनाएगी, इसमें अंतर क्या है। देखो, संसद जो विधि बनाएगी वो पूरे भारत पे लागू होगा, वो पूरे भारत पे लागू होगा। मतलब इसके अंदर, इस बड़े गोले के अंदर 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये बड़ा गोला यदि भारत है तो इस भारत के अंदर क्या है, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है ना, शामिल है। भारत के नक्शे के अंदर क्या है, वही तो है। मतलब पूरे राज्यों संघ शासित प्रदेशों में वो विधि लागू होगी, है ना, पूरे। ठीक है, लागू हो गई, ये तो लागू हो गई। तो फिर भाई, और हम ये जानते हैं कि एक राज्य में जो राज्य विधायिका होती है वो भी विधि बना सकती है। लेकिन अंतर ये होता है कि जो राज्य विधायिका जो विधि बनाएगी वो विधि केवल उस राज्य तक ही लागू होगी, केवल उस राज्य तक ही लागू होगी। मतलब छत्तीसगढ़ विधायिका जो विधि बनाएगी वो छत्तीसगढ़ की सीमा तक ही लागू होगी। मध्य प्रदेश की विधायिका जो विधि बनाएगी वो मध्य प्रदेश की सीमा तक ही लागू होगी, है ना। लेकिन अब दिख रहा है आपको, हरा वाला और ये सफ़ेद वाला दोनों आपस में लड़ भी तो सकते हैं, है ना, क्योंकि संसद जो विधि बनाएगा वो भी छत्तीसगढ़ राज्य पे लागू होगा और जो छत्तीसगढ़ विधि बनाएगा वो छत्तीसगढ़ राज्य में ही लागू होगा। लेकिन वो दोनों विधियों में टकराहट हो सकती है। तो इस झंझट को दूर कर दिया गया है। संविधान के निर्माणकर्ताओं ने क्या किया कि विधायी शक्तियों का विभाजन कर दिया है, विधायी शक्तियों का विभाजन कर दिया है, शक्तियों का विभाजन पहले से ही कर दिया है कि दोनों में झगड़ा ना हो। अच्छा, अब ये जो विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, आप लोगों को पहले क्लास में आपने सुना होगा कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अब ये अनुसूचियां भी हम देखेंगे बाद में,
लेकिन फ़िलहाल ये जब इंट्रोडक्टरी कंसेप्चुअल क्लास चल रहा है तो यहाँ पे आ जाते हैं। इन्हीं 12 अनुसूचियों में से एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, ठीक। आर्टिकल कौन सा है? टू 49। हट पगली, 248 है। देख अचानक दिमाग से ये 242 नहीं है, 246 नहीं है, इट मस्ट बी 248। देख तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है 246। नहीं वो नहीं देखना, 3 लिस्ट देख, 3 लिस्ट कहाँ है। चलो तब तक देखो आप इधर, विधायी शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है। 7वीं अनुसूची में किसका विवरण है? सीधा सीधा आपसे पूछेगा भाई, अविधायी शक्तियों का विभाजन किसके किसके बीच हो रहा है? केंद्र और राज्य, है ना। केंद्र और राज्य, विधायी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच, सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब इसको कैसे विभाजित किया तो उसके लिए है, हाँ, अनुच्छेद 246, ठीक। देखो तीन लिस्ट बनाई गई इसके लिए। क्या बनाएगी? 3 लिस्ट। इसे क्या कहेंगे हम? सूची। 3 सूचियां बनाई गई हैं। वो सूचियां क्या क्या है देखो आप इधर। एक को बोलेंगे हम संघ सूची, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनियन लिस्ट। एक को बोलेंगे अपन राज्य सूची, इसको अपन बोलेंगे स्टेट लिस्ट। एक को बोलेंगे कंकरेंट लिस्ट, इसे हम बोलेंगे समवर्ती सूची, ठीक। अब ये 3 क्या हो गई? ये 3 सूचियां हो गई, है ना। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनी, ठीक। इन 3 सूचियों के नाम ये हैं। अब इन सूचियों के अंदर क्या है? इन सूचियों के अंदर है विषय। क्या है अंदर? विषय, सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, सब्जेक्ट्स, ठीक। अब एक सवाल आपसे बन सकता है कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। राज्य सूची के अंदर कितने विषय हैं? तो 60 है। पहले 66 था, 66 से 5 इधर गया, ये कितना है? 52। पहले 66 था, 5 राज्य का समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया, है ना। ये आपको याद रखना है। एक फैक्ट ये हो गया कि संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100। राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। अभी आप लोगों को ये शायद क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, बस तथ्य के रूप में आप देख रहे होंगे। देखो झगड़ा कैसे खत्म होगा दोनों के बीच। संघ सूची में जो विषय हैं, या इसी को केंद्र सूची भी बोल सकते हैं ना, केंद्र या संघ अलग अलग है क्या? एक ही है, एक ही समझना है आपको। ये जो 100 विषय हैं, इस पर विधि बनाने का किसका अधिकार है? संसद का। कौन बनाएगा? संसद। या हम केंद्र बोल सकते हैं, केंद्र, क्योंकि केंद्र के लिए ही तो संसद विधि बनाता है, ठीक। इस पे राज्य विधि नहीं बना सकते। इन 100 विषयों पर केवल संसद का अधिकार है विधि बनाने का। और ये जो राज्य सूची है, मतलब राज्य अपने अपने राज्य के लिए कितने विषयों पर कानून बना सकते हैं? 61, ठीक। राज्य बोल लीजिए या राज्य विधायिका बोल लीजिए, स्टेट लेजिस्लेचर बोल लीजिए। और समवर्ती सूची जानते हैं कैसा है? ये कॉमन विषय है, मतलब केंद्र भी इन पर विधि बना सकता है और राज्य भी इन पर विधि बना सकता है। बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट ओवर 52 सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये कॉमन क्यों रखे? भाई काम तो यहीं तक चल जा रहा था कि भैया
ये 100 विषय हैं, इन पर संसद कानून बनाएगा, ये 61 है, इस पर राज्य कानून बनाएगा, कोई झगड़ा ही खत्म। देखो, कुछ ऐसे विषयों को चिन्हित किया गया जहां पर यदि केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो उस पर ज़्यादा प्रभावी काम किया जा सकता है। जैसे यहाँ का एक उदाहरण देता हूँ, या इसको देख लो पहले इसमें एक उदाहरण देते, जैसे स्टॉक मार्केट, जनगणना, ऐसे विषय कहाँ हैं? यहाँ है स्टॉक मार्केट और जनगणना यहाँ है। इसका मतलब है कि इन विषयों पर केवल संसद पूरे देश के लिए विधि बना सकती है, राज्य को अधिकार नहीं। बैंकिंग यही है। आपने देखा है कि कोई राज्य बैंक के ऊपर कोई लॉ बनाता है या बैंक के ऊपर बोलता है? नहीं बोलता। वो बैंक के ऊपर, पूरे देश के लिए बैंक के ऊपर अगर कोई लॉ बना सकता है, विधि बना सकता है, संसद। क्लियर है? यहाँ आ जाओ, एक उदाहरण देता हूँ, पुलिस, जहाँ जिसके लिए तुम जा रहे हो, राज्य पुलिस यहाँ है। मतलब उस पुलिस के लिए विधि लॉ राज्य अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य के लिए बना सकती, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, यहाँ के लिए ये अपने तरह से विधि बना सकते हैं। ठीक, यहाँ आ जाओ। अब समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषयों को रखा गया जहाँ पर दोनों की सहभागिता की आवश्यकता लगती। जैसे देखो, शिक्षा भाई, भारत की अगर हमें साक्षरता दर बढ़ानी है ना, तो भारत की साक्षरता दर कैसे बढ़ेगी? जब राज्य शिक्षित होंगे, राज्य की साक्षरता दर बढ़ेगी, तभी तो कुल मिलाकर भारत की साक्षरता दर बढ़ेगी। तो अगर मान लो राज्य सूची इसमें होता, संघ सूची में, वो वहाँ पे दिल्ली में वहीं संसद कानून बनाती है और उतने प्रभावी तरीके से लागू हो पाता क्या पूरे देश में? नहीं। तो ऐसा किया गया कि एक काम करते हैं कि संसद भी अपना विधि बनाकर कार्य कर सके और राज्य भी अपने स्तर पर साक्षरता दर सुधारने के लिए वहाँ विधि बनाकर कार्य कर सके। इस प्रकार दोनों कार्य करेंगे तो साक्षरता दर प्राप्त करने में आसानी होगी। अच्छा, समझ गए? अच्छा, लेकिन अब देखो, अगर केंद्र भी किसी उस विषय पर कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है तो भी झगड़ा होने का चांस रहेगा। अगर केंद्र ने बनाया तो पूरे भारत में लागू होगा, उसी विषय पर राज्य ने बना दिया तो दोनों विधियों में लड़ाई हो सकती है। देखो समझाता हूँ कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है मेरे पास इसका। परिवार नियोजन यहाँ एक विषय है, समवर्ती सूची का एक विषय है, फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन मतलब जनसंख्या से रिलेटेड है ना। और इस चीज़ को आपने महसूस किया होगा लॉकडाउन के दौरान हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ी है। लोग सोच रहे थे कि जनसंख्या घट रही है, वो कोरोना में लोग निपट रहे हैं इधर उधर, लेकिन उससे ज़्यादा तो घर में लोग खाली बैठे थे, उत्पादन कर रहे थे, है ना। तो जनसंख्या बढ़ी है, मृत्यु की अपेक्षा जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई। परिवार नियोजन यहाँ का एक विषय है। चलो, संसद, दोनों को अधिकार है कानून बनाने का, संसद ने एक विधि बना दी, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ा विषय है। अब भाई जनसंख्या नियंत्रण पे केवल केंद्र उधर से एक्टिव होगी तो फिर उतना, क्योंकि राज्यों की जनसंख्या मिलकर ही तो भारत की जनसंख्या बनती है, तो क्यों ना दोनों मिलकर काम करें। उसको समवर्ती सूची में रख देते हैं। दोनों ने कानून बना दिए, केंद्र ने कानून बना दिए। चलो सोचो कि नरेंद्र मोदी को लगा कि भैया एक कानून बनाना चाहिए, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है यार, रोकना चाहिए। तो उधर संसद ने एक कानून बना दिया, दोनों सदनों से पारित कर दिया और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के कानून बना कि जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें केंद्र सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें केंद्रीय जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। एक कानून बना दिया, मान लेते हैं ना, बढ़िया। मतलब तीसरा बच्चा मनाही है, तीसरा बच्चा पैदा किया मतलब सरकारी योजना वो सब कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक, ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी। अब काका जोशी आगे महू बनाऊँ, फिर काका भी क्या करीस, लॉ बनाईस। अभी हम देखेंगे लॉ कैसे बनाते हैं, वो हम देखेंगे। काका भी एक कानून बना दिए, अपने विधानसभा में पारित करके राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया और एक छत्तीसगढ़ राज्य का कानून बन गया। अब कानून क्या बना, काका बोला थे जेकर 3 बच्चा ले ज़्यादा बच्चा हो ही ओला राज्य सरकार के सरकारी नौकरी और राज्य सरकार के योजना के लाभ नहीं मिले। इन्होंने भी कानून बना दिया। लेकिन अब ध्यान दोगे तो दोनों कानून में झगड़ा है।
क्योंकि भाई एक संसद का जो कानून है वो भी छत्तीसगढ़ पे लागू होगा, और छत्तीसगढ़ ने अपने राज्य के लिए उसने भी कानून बना दिया। लेकिन दोनों में अंतर क्या, उधर क्या बोला, तीसरे बच्चे पर रोक लगाया है। केंद्र का जो कानून है वो तीसरे बच्चे पर रोक लगा रहा है। ये कहा थे राज्य के कानून, जेकर 3 से ज़्यादा हुई मतलब तीसरा पैदा करो कहा थे, है ना। ये केंद्र का जो विधि है वो रोक रहा है, नहीं तीसरा नहीं। अब का जो कानून बना इस तीसरा पैदा कर ले, तो दोनों कानून में संघर्ष होगा, दोनों कानूनों में झगड़ा होगा। और जब बाप और बेटा में झगड़ा होता जीतेगा कौन, बाप जीतेगा। मतलब ऐसी स्थिति में जब समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे, और भी इसमें विशेष हैं टिप्पणी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के एसआई और वहाँ तक वो लेवल जाएगा। वो सिविल सर्विसेज और यूपीएससी का है, तो मैं उतना जाना नहीं चाहूँगा। काहे को मैं आपको फोकट का एकदम ज्ञान बढ़ाता जाऊँ, है ना, क्योंकि 3 महीने में ख़त्म करने है फोकट का ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर भी अपने को जितना भी है अपने को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तो बढ़ाना है। अपन को जहाँ से लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वहाँ तक जाएंगे, ठीक। तो दोनों के बीच झगड़ा होगा तो कौन जीतेगा, बाप तो बाप है। तो केंद्र का कानून छत्तीसगढ़ में लागू होगा, छत्तीसगढ़ का वो कानून जिसका संघर्ष केंद्र के कानून से हो रहा है वो सो जाएगा, बैठ जाएगा। समझ गए, समझ रहे हो, पक्का पक्का ना। क्या नाम है, शुभ नाम तुम्हारा? धनंजय। तो धनंजय जो है, मैं ना चेहरा पढ़ता हूँ छात्रों का, चेहरा, किताब भी पढ़ा हूँ और साथ में चेहरे भी बहुत पढ़ा हूँ। शाहरुख खान का फिल्म देखे हो ना, जिसमें शाहरुख खान दोनों को निपटा देता है, शिल्पा शेट्टी और फिर नहीं, शिल्पा शेट्टी को निपटा देता है, बाजीगर, बाजीगर, है ना। तो उसमें गाना है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने चेहरा मगर क्या कोई पढ़ा है। तो मेरे चेहरे भी बहुत पढ़े हैं। तो क्लास में एकदम तुम बहुत संकुचित स्वभाव के मुझे लगते हो, कम बोलते हो, ऐसा है? कम बोलते हो, ज़्यादा बोलते हो? ठीक बोलते हो, मतलब अपनी मंडली में बोलते हो, बाहर कम बोलते हो। तो अगर मन में कोई शंका है ना तो तुरंत प्रश्न पूछ लेना। ये चिंता मत करना कि बगल बगल लोग क्या सोचेंगे, है ना। अभी तो पिछली 2 क्लास तुमने नहीं किया, आज मैं वीडियो भेज दूंगा और तुम उसे देख लेना बड़े प्रेम से, है ना, तो वह सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न पूछना सीखो बिना हिचक के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या, कोई डर, कोनो दर्द, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, ये पूछा जा सकता है ना आपसे, 7वीं अनुसूची मतलब विधायी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच कहाँ है? 7वीं अनुसूची। कौन से अनुच्छेद में है? 246, ठीक है। और ये विषय पूछे जा सकते हैं आपसे। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल। आइए अब यहाँ आते हैं। अब जैसा कि हम अभी तक समझ गए, इनका काम क्या है? विधि बनाना, और इसका भी काम है विधि बनाना। दोनों में अंतर क्या है? ये विधि बनाएगा पूरे भारत पर लागू होगा, राज्यों पर, संघ शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। और राज्य विधायिका जो विधि बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी, वो केवल उस राज्य तक। चलिए अब देखते हैं कि कैसे काम कैसे करते हैं। देखिए, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए, विधेयक आप सुने जरूर होंगे बहुत बार, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे ये है क्या। मैं विधायक नहीं बोल रहा हूँ, विधानसभा का सदस्य को विधायक कहते हैं। ये क्या है? विधेयक। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिल, बिल, है ना। सब सुना सुना शब्द होगा, टीवी भी सुनते होगे ना, ये सुनते होगे, बिल, विधेयक। ये मूलतः 2 प्रकार के, पहले आप देख लो आप। एक तो सरकारी विधेयक, सरकारी को ही हम क्या बोल सकते हैं? शासकीय विधेयक बोल सकते हैं। शासकीय विधेयक, सरकारी को ही शासकीय बोलते हैं। एक होता है सरकारी अशासकीय विधेयक, और एक होता है अशासकीय, अशासकीय, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? गैर सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक। इसी को हम निजी विधेयक भी कह सकते हैं, निजी विधेयक।
इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल, निजी सदस्य विधेयक या फिर प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट, मैं इंग्लिश ऐसा इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मेरी आदत हो गई, हिंदी माध्यम वाले शिकायत करते हैं कि मैं जो लिखता हूँ जैसे मैं ऐसा लिखूँगा, प्राइवेट मेंबर, मेरी राइटिंग ऐसी होती है। अब बहुत सारे हिंदी मीडियम को लगता है सर कैसे कैसे नूडल बना दे, इसलिए समझ में आता, तो मैं ऐसा आदत हो गया है मेरा, है ना। अब देखो, सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वो विधेयक जो एक मंत्री लेकर आता है, मंत्री, उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं। वो विधेयक जो सांसद लेके आएगा, सांसद, जो केवल सांसद है ना, अरे सांसद मतलब केवल सदस्य है, लोकसभा या राज्यसभा का केवल सदस्य, उसे ही कहते हैं ना सांसद। किसे कहते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के क्या बोलते हैं अपन? सांसद। लेकिन ये मंत्री नहीं है, केवल सदस्य है, केवल सदस्य है। और ये सदस्य भी हैं और साथ में मंत्री भी हैं, है ना। अगर अमित शाह गृह मंत्री है, अगर वो कोई विधेयक लेके आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? शासकीय विधेयक। लेकिन और कोई सांसद जो मंत्री नहीं है वो विधेयक लेके आएगा तो उसे बोलेंगे अशासकीय, गैर सरकारी या निजी विधेयक। समझ गए? अब ये देखो, ये विधेयक और इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है साधारण विधेयक, जिसे वी में कॉल इट ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। फिर एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक जिसे हम कहते हैं फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल। एक होता है धन विधेयक जिसे हम कहते हैं मनी बिल। और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक। बिल, एक और बिल आप सुनेंगे लेकिन वो अभी काम की चीज़ नहीं है, एक विनियोग होता है, विनियोग विधेयक, है ना, एप्रोप्रिएशन बिल, लेकिन वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है, उसको अभी छोड़ दो। ये आपको बिल दिखाई देते हैं, ठीक। ये 5 प्रकार, हालांकि सारे बिल पर सदन, दोनों सदन, सबकी शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ अलग, वो हम धीरे धीरे जानेंगे, आगे की कड़ी में जानेंगे। अभी मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि संसद कैसे विधि बनाती है और राज्य विधायिका कैसे विधि बनाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है? आइए चलिए, अब हुआ क्या, यहाँ पर एक मंत्री है, ये गोले के अंदर कौन है? मंत्री है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं। एक मंत्री है, एक नाम है लेड़गी बाई, लेड़गी बाई, ठीक। लोकसभा की सदस्य हैं और मंत्री हैं। एक यहाँ पर राज्यसभा से सदस्य हैं और इनका नाम है टेटकी बाई। दोनों जन कॉलेज के सहेली, नेतागिरी देखे होगे, कॉलेज में जाते होगे तो कुछ लड़की लोग एकदम नेता टाइप का घूमते हैं। नहीं, दोनों जन कॉलेज के सहेली है, दोनों जन नेतागिरी में। आगे चल के भविष्य में दोनों जन लोकसभा के, एक जन लोकसभा के चुनाव लड़ी, लोकसभा के सदस्य बन गए, एक जन राज्यसभा से सदस्य बन गए। लेकिन दोनों में अंतर का है, ये लोकसभा के सदस्य के साथ साथ मंत्री घलो है, लेड़गी बाई, ठीक। लेड़गी बाई के एक जन सुघर से टूरी है ना, और एक नाम का है कचरा बाई, एक नाम का है कचरा बाई, टूरी, एक टूरी। एकर बिहाव फिक्स होइस काकर से? गधा प्रसाद से बिहाव फिक्स हो गए। गधा प्रसाद के बाप कौन? लोटा प्रसाद, ठीक। ये कैरेक्टर आ गया हमारे समझाने के लिए, यही समझाएंगे। अब लड़की बाई के टूरी की कचरा बाई की विवाह है ना, लगन लगिस, फोन लगाइस अपन सहेली ला, सुनना या टेटकी, तो भांची के बिहाव लग गए। वो तो हाओ यार, तो कहा थे हाओ यार, तो बब्बर खुशी की बात है, ठीक है। तो शादी कब पड़े है? अब फलाना फलाना तारीख के शादी पड़े,
और तोर बिना शादी नहीं होए। तो बोली वाह कैसे यार, मैं तो जरूर आऊँ। अब मैं काम कर रहा था, मोर एक जन दोस्त दुबई गए हैं, दुबई से एकदम स्पेशल वाले मंगा लेता हूँ, दोनों जन, दोनों बहनी, मतलब शादी बिहाव के बाद मारबो खुशी में। दोनों शौकीन है, नेता सब ऐसी हो, नेता लोग शौकीन होते हैं, है ना। हो गया, ये भी अपना फ्लाइट पकड़ के दोनों पहुंच गए, शादी व्यवस्था हो गई। और ये गधा प्रसाद का बाप लोटा प्रसाद आया जब द्वार पे, बारात आई तो ये लालच में आ गए, देखा तामझाम, भाई मंत्री है, जानते हो हमारे यहाँ मंत्री, ये दुनिया भर का ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के सेवा करेंगे, मैं बिल्कुल साधारण आदमी हूँ ये वो, लेकिन देख अगर इनकी असलियत जानी ना, इनके घर में जो शादी हो देख लेना, इतना तामझाम, इतने पैसे उसमें पानी की तरह बहाए जाते हैं, तुमको उसी से समझ में आ जाएगा कितना पैसा ये भ्रष्टाचार में अंदर किया है ना। लोटा प्रसाद लालच आ गई। ऐसे छत्तीसगढ़ में हमारे मतलब दहेज के और समस्या नहीं है, लेकिन समझाए पर बताता हूँ। लोटा प्रसाद बोलिस गधा प्रसाद ले, सुन ते ड्रामा करे बर शुरू कर दे, अब बड़ा पैसा है डोकरी के पास, थोड़ा वसूल लेता है ना। नाटक दोनों शुरू कर दिए, देखो भैया बारात तब मंडप में तभी बैठेगी 5 करोड़ कैश मिलेगा। भड़क गई लड़की, भाई मंत्री है ना भाई, बहुत पावर है उसके पास, किसी को भी फ़ोन करेगी अभी उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। लेकिन कहा हमारे समाज में टूरी के बिहाव कैंसिल होना मतलब बहुत बड़े बात हो जाते ना, लड़की के बदनामी होते। तो ये थोड़ा समझाइस, देख 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 हमार टूरी बिहाव है, थोड़ा सा नियंत्रित करवे। तो मन कचोट रहा था, लेकिन फिर भी पैसा तो खूब दबा के बैठी थी, ठीक है ले 5 करोड़ ले, तुरंत व्यवस्था होगी, शादी होगी, बिहाव होगी। लेकिन ये दोनों जन सहेली के अभी मतलब अंदर में गुस्सा है, कब मतलब शंका है ना कि टूरी जो लालची परिवार में चल दे है, हमार टूरी बने रही कि नहीं रही, खुश रही कि नहीं रही, सवाल पैदा हो गए। जैसे भी वो शादी होगी, अब जोन मंगाए रही इस दुबई ले बोला खुशी में दोनों जन मारतीस, अब दुख में मारा थे छत में, चखना उखना का तो कोनो कमी नहीं, शादी ब्याह घर है, अब बड़ मतलब तरह तरह के चकमा, वो भी मंत्री के लिए टूरी की शादी, नाना प्रकार के चकना चला थे, दोनों जन बात कर रहे थे, बहुत बुरा हुई। मतलब वो समय के कल्पना करो जब दहेज रोके पर कोनो कानून नहीं रही। दोनों बातचीत हुआ, ये बोली सुनना यार लड़की, भाई हम संसद में बैठे हैं, हम ही लोग कानून बनाते हैं, तो काबर भाटा भूजा था ना मन, चल कुछ काम कर लेते हैं, काबर एक कानून बनाए के कोशिश करथन दहेज रोके बर, समाज में एक कुप्रथा रोके बर एक ठन कानून। तो ये बोलिस ये देख तोर टूरी संग होए है, ये शुभ काम ते कर। दोनों विवाह हो संपन्न हो गया, दिल्ली पहुंच गए। अब देखो क्योंकि सरकार में है लड़की, भाई मंत्री है ना, ये क्या किया, एक मसौदा, मतलब समझ जाओ एक ये क्या है, मसौदा है, पेपर का मसौदा, खांचा। इस स्टेज पे हम इसे क्या बोलेंगे, ये भी एक विधेयक है। क्या है ये, एक विधेयक, एक बिल है, बिल। भाई हर विधेयक या बिल का जो ये सोच रही है कानून बनाना, उसका एक शीर्षक होगा। अब वो दहेज को रोकने के लिए कानून बनाना चाह रही है, तो चलो भैया इसका नाम पड़ गया दहेज निषेध विधेयक। इसका नाम क्या हो गया, दहेज निषेध विधेयक, डाउरी प्रोहिबिशन बिल, ठीक है, नाम पड़ गया। जो आया लिख दिया सब प्रावधान प्रोविजन, जो भी 10 पेज 15 पेज 20 पेज का हो सकता है। ये असल में नेता नहीं बनाते, ये कौन बनाता है जानते हो, दिमाग किसका होता है सब में, IAS का। लोकसभा में भी सचिवालय होता है एक, और राज्यसभा में सचिवालय होता है, और यहाँ कौन बैठते, सीनियर IAS, है ना। तो एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। ये जो नेता जो इतने बड़े बड़े घपला भ्रष्टाचार कर लेते हैं, इसमें भी दिमाग यही देते हैं, है ना। और कोई अच्छा स्कीम योजना बनाने, इसमें भी दिमाग यही देते हैं। नेता चोर भले हो सकता है, डकैत भले हो सकता है, लेकिन वो कैसे पैसा दबाऊं, इतना दिमाग नहीं होता उनके पास। क्या दिमाग होगा साले, 10वीं 12वीं है, कोनो तो गुंडा लोकसभा के सांसद बन गए। पप्पू यादव ने देखे बिहार के, ऐसे सांड जैसा है, क्रिमिनल था कभी, 1 नंबर का क्रिमिनल, वो आज लोकसभा का सांसद है। देखना बड़ी बड़ी बात करता है, मेरे को मौका दो, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा। अरे साला तेरा हिस्ट्री जानते हैं लोग,
पहले क्या था, उठाईगिरी करना, किडनैपिंग करना, है ना, बिहार में जो है अवैध शराब और ये सब करना, यही तेरा काम था। तो सज़ा काटा है। जेल में बैठे बैठे चुनाव जीता था वो, जेल के अंदर से, पूरा वो बल और गन के भरोसे। अब जब साले बन जाते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं। ठीक है, ये बन गया। जो भी लड़की बाई को समझ में आया, भाई दहेज जो लेगा वो भी अपराधी, दहेज देने वाला भी अपराधी। दहेज को रोकने के लिए हम हर जिले में एक स्पेशल महिला सेल बनाएंगे, जो भी उनके मन में है सब इसमें कर दिया गया। ठीक, ये इस समय आपको समझाने के लिए बता रहा हूं किस प्रकार का विधेयक है। तो ये है सामान्य विधेयक। क्या है, कैसा विधेयक है ये? सामान्य, या इसी को क्या बोलते हैं अपन? साधारण। सामान्य या साधारण विधेयक, समझ जाओ, ऑर्डिनरी बिल है ये। देखो, एक सामान्य विधेयक जो होता है ना, अलग अलग विधेयक का अलग अलग रास्ता हो सकता है, अलग अलग विधेयक का अलग अलग रास्ता। जैसे एक सामान्य विधेयक का रास्ता कुछ ऐसा होगा, यहां जाएगा, दोनों सदन से जब पारित होगा, दोनों सदन से पारित होगा, तब पहुंचेगा ये राष्ट्रपति के पास। ये सामान्य विधेयक का रास्ता है। कुछ विधेयक ऐसे मिलेंगे आपको जो पहले राष्ट्रपति के पास जाएंगे, फिर दोनों सदनों से पारित होंगे। एक तो ये कारण हो गया, सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक अलग अलग हो सकते हैं, प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। दूसरा, हर एक विधेयक पर इन दोनों सदनों की शक्तियां भी अलग अलग हो सकती हैं, और विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां भी अलग अलग हो सकती हैं। तो ये विधेयक तो आप आगे अगले चरण में पढ़ोगे, फिलहाल आपको समझना है। मैंने उदाहरण ले लिया किसका? सामान्य या साधारण विधेयक। ये कैसे ये विधेयक कानून बनेगा ये हमको देखना है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया, सामान्य विधेयक का रास्ता कैसा होगा? पहले वो संसद के दोनों सदनों से पारित होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। चलिए देख लेते हैं। अब सामान्य विधेयक से संबंधित कुछ चीजें देख लो। नंबर 1, क्योंकि सामान्य विधेयक संसद के दोनों सदनों से गुजरेगा तभी राष्ट्रपति तक पहुंचेगा, तो पहला सवाल, 2 सदन है, एक सवाल हमेशा खड़ा हो जाएगा कि एक सामान्य विधेयक सबसे पहले लोकसभा में जाएगा कि राज्यसभा में जाएगा। सवाल खड़ा हो जाता है ना, है ना। अब इसको हम लोग क्या समझेंगे? तकनीकी, संविधान की तकनीकी भाषा में प्रस्तुत, क्या बोलेंगे? प्रस्तुत। अब इसका जवाब देख लो। एक सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में। जैसे लड़की बाई ला रही है ना, लड़की बाई की मर्जी, पहले चाहे तो वो लोकसभा में इसको ले जाए, चाहे तो हम इसका पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? किसी भी सदन में प्रस्तुत। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे आप? ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत। और एक और शब्द का इस्तेमाल कर देता है, प्रख्यापित। क्या? प्रख्यापित। आपको यहां पे क्या समझना है? प्रस्तुत का मतलब सबसे पहले। तो साधारण विधेयक का क्या प्रक्रिया है? ऐसा जरूरी नहीं कि लोकसभा में पहले जाए। जो ला रहा है, जो विधेयक ला रहा है, वो तय करेगा कि चाहे तो सबसे पहले वो लोकसभा में ले जाए या राज्यसभा में ले जाए। ठीक है। अब चूंकि लड़की भाई लोकसभा की सदस्य हैं, तो अब दिल ज़्यादा कनेक्टेड है, यहाँ पहले यहाँ ले आई उस विधेयक को। या कहाँ प्रस्तुत किया? यहाँ। ठीक, यहाँ प्रस्तुत कर दिया। लोकसभा में। अब लोकसभा में प्रस्तुत किया तो देखो, हर सदन में, सदन का कार्य काम का संचालन के लिए एक मुखिया होता है, सदन का मुखिया। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, मुखिया होता है एक। भाई तुम सब बैठे हो, जैसे मान लो लोकसभा है, सब वहाँ सदस्य हो, तो ये काम कौन करवाएगा? यहाँ सामने बैठा रहता है एक जन। लोकसभा और विधानसभा के मुखिया को क्या बोलते हैं अपन? इंग्लिश में बोलते हैं स्पीकर, हिंदी में अध्यक्ष। अध्यक्ष, इंग्लिश में स्पीकर। जैसे लोकसभा के मुखिया को बोलना हो तो अपन बोलेंगे लोकसभा स्पीकर, हिंदी में लोकसभा अध्यक्ष। उसी तरह राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष या विधानसभा स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर बोलेंगे। क्लियर है? यहां के मुखिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सभापति, इंग्लिश में चेयरमैन। मैं यहाँ कचरा नहीं करता है, इसको अलग ही रखता हूँ, यहाँ कचरा हो जाएगा।
ये केंद्र में 2 सदन, ये राज्य में 2 सदन हो सकता है। चलो ये आप जान लो, लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ के मुखिया और राज्य में विधानसभा के मुखिया को क्या बोला जाता है? अध्यक्ष, इंग्लिश में स्पीकर। राज्यसभा का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? सभापति। इसे क्या कहते हैं अपन? चेयरमैन। चेयरमैन बस बिल्कुल यहाँ भी वही सेम, सभापति या चेयरमैन। चारों सदन के 4 मुखिया देख लिया आपने, चारों पद हैं, संवैधानिक पद हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कोनो दिन एमन पोकर्री पकड़ लिस्ता, अब मान लो पोकर्री हो गए ना, इंसान है, पोकर्री पकड़ लिस, कोनो जहां बिहाव में गेरिस, चारों जन बोकरा झोड़ दिस, पोकर्री हो गए। लोकसभा के काम चला थे तो लोकसभा का ऑफिस बंद कर दें? नहीं। फिर एक व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है? एक अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर ही? तो एक और पद है, बोला का की थे अमन? उपाध्यक्ष। का की वो? उपाध्यक्ष। वैसे यहाँ भी एक पद होता है, इसको भी हम कहेंगे उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर, इसको क्या बोलेंगे? डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। और यहाँ भी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ जाते हैं। यहाँ भी एक होगा जिसे हम कहेंगे वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। और हिंदी में क्या कहेंगे? उप सभापति, उप सभापति। ये यहाँ भी वैसे ही होता है, सेम। किसी राज्य में विधान परिषद है तो बोलेंगे उस विधान परिषद को उप सभापति या वाइस चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है? कोई दर्द है यहाँ पर? कैसे धनंजय? ठीक है, समझ गए? अब जब यहाँ आ गया हूँ तो यहीं पर मैं एक बात बता दूँ। ये जो 8 अधिकारी आप देख रहे हैं ना, 8 हो ना, 8, ये सब संवैधानिक पद है ना। इनको एक कॉमन नेम में क्या बोल सकते हैं अपन? पीठासीन अधिकारी। क्या बोलते हैं अपन इनको? पीठासीन अधिकारी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ओके। नाउ 8 पीठासीन अधिकारी देख रहे हो, इसमें से एक सबसे अलग है, एक सबसे अलग है। और कौन है वो सबसे अलग आदमी? ये है राज्यसभा का सभापति, ये सबसे अलग है। वो 7 इससे अलग हैं, और देखते हैं कैसे अलग हैं। देखो, ये जो राज्यसभा का सभापति जानते हो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो देश का उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो ही पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कैसे बोलेंगे? देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। प्रश्न बन जाएगा आपसे इंग्लिश में, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं पक्का। और लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अभी आप नहीं समझोगे कि पदेन ये शब्द क्यों बोल रहा हूं मैं। देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे देश में। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति भी होगा। एक ही व्यक्ति उपराष्ट्रपति हो, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही उपराष्ट्रपति के पद पर जो आसीन है वही राज्यसभा का सभापति होगा। इसलिए शब्द का प्रयोग करते हैं पदेन, एक्स ऑफिशियो। क्लियर है ना? अब ये अलग क्यों है?
एक बात तो समझ गए कि देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन अलग क्यों है? देखो, ये जो बाकी सातों हैं, 7 है ना बाकी, उसको छोड़ के 7, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपसभापति राज्यसभा का, और विधान परिषद का सभापति उपसभापति, 7 हुए ना? कैसे धनंजय, सही बोल रहा हूँ? ये सातों में कॉमन क्या है? ये अपने 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 सदन के सदस्य भी होते हैं, अपने अपने सदन के सदस्य भी होते हैं, सदन के सदस्य भी होते हैं, सदस्य भी होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का से सांसद भी होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा से सांसद भी होता है। ठीक उसी प्रकार विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उस विधानसभा का सदस्य होता है। सब ये राज्यसभा का उपसभापति भी राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन ये नहीं होता उपराष्ट्रपति, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के पद की एक शर्त होती है। उपराष्ट्रपति के पद की शर्त क्या होती है कि वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य होगा और न ही किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा। एक शर्त है ना? एक शर्त है कि देश का जो उपराष्ट्रपति के पद पर वही व्यक्ति बैठेगा जो ना तो लोकसभा का सदस्य होगा, ना तो राज्यसभा का, ना ही विधानसभा का, ना ही किसी विधान परिषद का। शर्त है एक। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो इनमें से किसी सदन का सदस्य है उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, तो उसे उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण जैसे ही करेगा, वो जिस भी सदन का सदस्य है वहाँ की सदस्यता उसकी रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद की शर्त ही यही है। बिल्कुल राष्ट्रपति में भी ऐसा ही है ना? लेकिन अभी मैं वो कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, लेकिन उपराष्ट्रपति का नाम आया तो बता रहा हूँ, शर्त है ये। तो भैया वो व्यक्ति तो राज्यसभा का अपने जिस सदन का वो सभापति वहाँ का सदस्य ही नहीं है, लेकिन बाकी सातों तो हैं ना। बाकी सातों पीठासीन अधिकारी अपने अपने सदन के सदस्य हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन सातों पीठासीन अधिकारी का चुनाव होता है, पीठासीन अधिकारियों का चुनाव होता है, अधिकारियों का चुनाव होता है। मतलब ये चुने जाते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, विधान परिषद का सभापति, वो इनका चुनाव होता है। आप बोलोगे सर उपराष्ट्रपति का भी तो चुनाव होता है, मन में आ सकता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। आप बोलोगे सर वैसे तो 8 का चुनाव होता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष पद का चुनाव होता है, विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति पद का चुनाव नहीं होता है। कहाँ होता है चुनाव? चुनाव तो उपराष्ट्रपति का होता है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गया वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति भी होता है। समझ गए, है ना? राज्यसभा के सभापति को छोड़कर बाकी जो सातों हैं इनका चुनाव होता है। अब चुनाव कैसे होता है देखो, इनके चुनाव में सदन के सदस्य ही भाग लेते हैं, सदन के सदस्य ही भाग लेते हैं। मैं मतलब दूसरे इनके चुनाव में दूसरे सदन का कोई रोल नहीं होता। जैसे मान लो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, कैसे होता है बताऊं? रूलिंग पार्टी एक कैंडिडेट चुन के अपना खड़ा कर देती लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए, ऑपोजिशन एक कैंडिडेट खड़ा कर देती। लोकसभा के जितने सांसद हैं वो मतदान करेंगे, जिसे सबसे ज़्यादा मत मिलेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। समझ गए? ऐसा बाकी सातों के साथ होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं होता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे। जबकि इन सातों में हम क्या देख रहे हैं, जो जिस सदन के पद के लिए खड़ा है उसी सदन के सदस्य ही वोट कर रहे हैं, बाकी दूसरे सदन का कोई मतलब है? समझ गए? क्लियर है? चलो अब आते हैं यहाँ पर काम पे आते हैं। क्या किया उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, इसकी मर्जी लड़की बाई की विधेयक को कहाँ प्रस्तुत कर दिया? लोकसभा में, क्योंकि किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत या प्रख्यापित किया जा सकता है एक साधारण विधेयक। अब क्या होगा,
अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष, वो इस विधेयक को अपने सदन में एक्सेप्ट करें या ना करें, स्वीकृत करें या ना करें, उनकी मर्जी। स्वीकृत कर लिया और उन्हें फिर अनाउंस किया, भैया लोकसभा से हमारी सांसद फलाना क्षेत्र से लड़की बाई फलाना विधेयक लेकर आई हैं और इसे सदन स्वीकृत करता है। अब क्या होगा सदन में, क्या होगा सदन में, वो उस विधेयक को पूरा डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जाएगा। आप जानते हो, देखे होगे, थोड़ा पढ़ा जाएगा और सदन में बहस होगी, हर क्लॉज में बहस होगी, है ना, बहस चलेगी। और आप देखोगे उस बहस के दौरान उस विधेयक, कोई सदस्य अगर उस विधेयक पर कोई संशोधन सुझाना चाहता है तो संशोधन भी सुझा सकता है। पहली खासियत देखो आप। दूसरा, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदन संशोधन कर सकते हैं। ये जो विधेयक लाई है ना, मान लो एक सदस्य बोला कि नहीं भाई, हर जिले में महिला सेल काफ़ी नहीं होगा, हर तहसील में एक महिला सेल होना चाहिए, वो एक संशोधन सुझा दिया। अब बिल्कुल उस पर मतदान होगा और सब राजी हो गए तो वो संशोधन इस विधेयक पर कर दिया जाएगा। समझ गए? तो दोनों साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों को संशोधन करने की शक्ति है। क्लियर है? दूसरा तथ्य जान गए आप, दोनों एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है, बस इतना जान लो। ठीक है, एक हिंट दूंगा, साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की शक्तियां एकदम बराबर है। तो दोनों, अब आपसे सवाल कि क्या लोकसभा साधारण विधेयक को संशोधित कर सकता है? जवाब क्या होगा? हाँ। क्या राज्यसभा कर सकता है? जवाब क्या होगा? हाँ। दोनों का है बराबर। ठीक, अब जब हो गया सब बहस है, संशोधन जो भी होना था हो गया, अब लोकसभा अध्यक्ष बोलेंगे आइए फलाना तारीख को इस विधेयक पर लोकसभा यानी कि सदन निर्णय लेगा। अब निर्णय लेने की बारी आ गई। अब देखो निर्णय कैसे हो सकता है। इनको पता है कौन लेकर आया है, लड़की बाई, और लड़की बाई की सरकार है, मतलब भाजपा की सरकार है ना। और आप जानते हो कि भाजपा की सरकार है, मतलब वो विधेयक लोकसभा से पारित होना आसान हो जाता है। अच्छा, एक साधारण विधेयक को लोकसभा में पारित होने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, ये भी एक सवाल है। अच्छा, ये साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में साधारण या सामान्य बहुमत से ही पारित होगा। साधारण या सामान्य बहुमत से पारित होगा। अब ये साधारण बहुमत क्या होता है पता है डेफिनेशन? देखो इसे ध्यान से सुनो। सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक, ये साधारण बहुमत का डेफिनेशन है ना। मतलब चलो लोकसभा में इस बिल पर निर्णय लेने की बारी आई। अब लोग पहले सुन लो, इधर लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी। सदन के, एक बात समझो, सदन का मुखिया उस सदन का भगवान होता है। कहाँ काम आएगा मैं बताऊंगा, बस भगवान होता है, जान लो। उसको लगता है कि भाई साधारण विधेयक का मतलब समझ लो, सदन में उपस्थित ये शब्द सिर्फ आपके साथ खेलने के लिए है। वो इसलिए कि किस लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा, विधान परिषद हो, किसी सदस्य का मतदान ऐसा टेलीफोन से घर से बैठे बैठे नहीं कर सकता, वे मोरे में डाल देवे, विपक्ष में डाल देवे, ऐसा नहीं कर बोल सकता। वो सदन में उपस्थित होगा तभी मतदान कर सकता है। इसलिए उपस्थित केवल फालतू है। समझ गए? असल मतलब क्या है, मतदान का 50% से अधिक होना चाहिए। मतलब जितने लोगों ने उस विधेयक पर मतदान किया उसका 50% से अधिक होना चाहिए, है ना। दिस इज majority of more than 50% of the members present and voting in the house in English। ठीक है। और संशोधन का मतलब क्या होता है, संसद के दोनों सदन से एक साधारण विधेयक पर संशोधन कर सकते हैं। मतलब both the houses of parliament have amending powers over an ordinary bill। ठीक, इधर इसको समझो आप। देखो मान लो लोकसभा में ये बिल आया है, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी, लेकिन जिस दिन निर्णय होना था 43 लोग एब्सेंट हैं, नहीं आए कितने लोग, 500 में 50 लोगों ने बोला हम वोट नहीं देंगे,
न पक्ष में देवो न विपक्ष में देवो। कितने लोगों ने वोट किया अंततः? ये क्या बोल रहा है? सदन में उपस्थित और मतदान का 50%। मतदान कितनों ने किया? मतलब कम से कम 226 लोग अगर उस साधारण विधेयक के पक्ष में मतदान कर दिए तो हम कहेंगे लोकसभा ने उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर दिया। क्लियर है? और अगर उल्टा हो गया तो 226 विपक्ष में पड़ गया तो वो विधेयक लोकसभा में विफल हो जाएगा, वो विधेयक का रास्ता वहीं खत्म हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। क्लियर है? सदन के तीनों अंगों की स्वीकृति आवश्यक है साधारण विधेयक को कानून बनने के लिए। किसी भी स्तर पर कहीं भी विफल हुआ वो विधेयक वहीं पर समाप्त। क्लियर है? चलो आओ, हम मानते हैं कि विधेयक अच्छा है, लोकसभा ने इसे पारित कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि वोटिंग करवाए लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर जानते हो और क्या कर सकता है? वो जानता है कि भाई लोकसभा के 543 में से 300 के आसपास तो भाजपा एनडीए वाले सदस्य हैं, आराम से सामान्य बहुमत मिलेगा इसको। भाई अपन सरकार अपन विधेयक उसके सांसद उसको करेंगे ना पक्ष में, तो जब उसको पता है कि आराम से पास होना तो ऐसा भी बोल सकता है, हाँ बोलो भाई कितने लोग इस विधेयक के पक्ष में, बोलो हाँ, तो लोग चिल्लाएंगे हाँ, एक तरीका ये। कितने लोग इस विधेयक के विपक्ष में, बोलो ना ना, अरे हाँ की आवाज़ ज़्यादा है, मतलब आराम से जितना जन उपस्थित है उनमें से 50% से ज़्यादा मन हाँ बोला थे, तो क्या बोल सकते? ये विधेयक लोकसभा ध्वनि मत से पारित करता है। ध्वनि मत सुने होगे, ध्वनि मत से पारित करता है। मान लिया जाएगा सदन का भगवान है वो, तब तक माना जाएगा जब तक कोई ऑपोजिशन वाला चैलेंज नहीं मेरे को मोला लगा थे ना बोले वाले मन ज़्यादा है, ऑब्जेक्शन कर दिया। अब ऑब्जेक्शन कर दिया तो क्या करेंगे वो? चलो भाई फिर वोटिंग कर लो, सबके आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पैड है, वोटिंग कर लो, आ जाएगा मेरे पास। और दूसरा तरीका क्या? जितने लोग बताओ फेवर में थप टेबल बजाओ, तो देखोगे ऐसे ऐसे जो ऐसे बजाते हैं साले लोग ना, टेबल अब बड़ा आवाज़ आते हैं, हम मतलब हाँ वाले ज़्यादा है। ये विधेयक ध्वनि मत से पारित किया जाता है। फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन कर दिया, अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो हो गया, पास हो गया। ऑब्जेक्शन कर दिया तो लो भाई वोटिंग कर लो, वोटिंग होगा तो इस प्रकार का बहुमत चाहिए होगा, सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक। ठीक, अब यहाँ से पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा, पूरी प्रक्रिया वैसी ही दोहराई जाएगी, क्योंकि दोनों सदनों को बराबर की शक्ति, वही बहस, वही संशोधन, वही अंतिम निर्णय, और सामान्य बहुमत से पारित हो गया तो हो गया। अब दोनों सदन से पारित हो गया वो साधारण विधेयक, अब पहुँचेगा किसके पास? राष्ट्रपति महोदय के पास। अब राष्ट्रपति महोदय जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति के पास शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111। हालांकि आपके एसआई एग्जाम के लिए बहुत हाई है, अनुच्छेद पे उतना ध्यान, इस अनुच्छेद पे ध्यान मत देना, ठीक है? लेकिन साधारण विधेयक पर शक्ति क्या क्या हो सकती है राष्ट्रपति की? या तो वो अपनी स्वीकृति दे दें, है ना, ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल, दे देंगे। जैसे ही राष्ट्रपति साइन करेंगे ना, वो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, वैसे ही कानून बन जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, अब तक जो विधेयक कहला रहा था वो क्या बन जाएगा? अधिनियम। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं उसको? एक्ट, इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, और सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? कानून, और क्या बोलते हैं? लॉ। बन जाएगा, पूरे देश पे लागू हो जाएगा। लागू हो गया, अब देश में भैया वो में जो लिखा है कानून बन गए, फिर वो लोग पुलिस कोड में शामिल कर दिया जाए एक जन धारा, अब ले दहेज लेवे तो अब पकड़ा गया तो अंदर, ठीक, दहेज देने वाला भी अंदर, नहीं चल। लेकिन या फिर और दूसरी शक्ति, या फिर क्या कर सकते हैं? विधेयक को अस्वीकृत कर सकते हैं, अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे और ही में विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल। वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, स्वीकृति नहीं दी राष्ट्रपति महोदय ने। महामहिम, अच्छा, राष्ट्रपति के लिए सम्मान के लिए कौन सा शब्द का उच्चारण किया जाना चाहिए? महामहिम, महामहिम, है ना। अच्छा, और तीसरा, ये भी नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना चाहते, क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार,
विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। ये तीसरी शक्ति, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। पढ़ा, लगा यहाँ ये चेंज होना चाहिए, उन्होंने लिख दिया, टिप्पणी भी लिख सकते हैं, नोट भी लिख सकते हैं, लौटा दिया। वापस पहुँच गए काकर पास। काकर जैसे ही राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया, वो विधेयक लड़की के जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाएगा, लड़की बाई के हाथ में आ गया। लड़की बाई, अब लड़की बाई दो तरीके से रिएक्ट कर सकती है। अगर गुस्सैल होगी और विधेयक वापस लौटा दी, सबके अत्यंत सुघर विधेयक बना रहे हूँ, गुस्सा रही है ना, नहीं कुछ नहीं सुधारूँ और विधेयक फिर से मैं ऐसने प्रक्रिया में लाऊँ। अब थोड़ी समझदार होगी तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने विधेयक पर यहाँ आपत्ति जताई है, क्यों ना सुधार कर दूँ, सुधार कर सकती। अब फिर से जो विधेयक लाया था वो उस विधेयक को संशोधित रूप में या फिर वैसे ही जैसे था फिर से प्रक्रिया में ले जाएगा, फिर से किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी। फिर अगर लोकसभा ने पारित नहीं किया तो यहीं ख़त्म। लेकिन मानते हैं कि लोकसभा ने दोबारा सामान्य बहुमत से पारित कर दिया, फिर राज्यसभा ने दोबारा पारित कर दिया, अब ये दोबारा पहुंच गया राष्ट्रपति महोदय के पास। अब जो दोबारा राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा ना, तो दोबारा राष्ट्रपति महोदय के पास कोई और विकल्प नहीं है। यदि राष्ट्रपति ने किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाया, संशोधित रूप में या उसी रूप में, फिर से अगर संसद के दोनों सदनों ने साधारण बहुमत से उसे पारित कर दिया तो फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, और दोबारा राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो इस बार राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर देने ही होंगे, राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी और कोई विकल्प नहीं है। समझे कैसे धनंजय? पक्का? ये हो गया, समझ गए आप, है ना। If President of India returns any ordinary bill for reconsideration to the Parliament of India, then that bill, if once again with or without amendments gets passed by both the houses by ordinary majority and it reaches to the President of India, now the President of India is bound to give his assent to the bill. He does not have any other alternative. Clear है ना। वो अंग्रेजी वाले जो कोई देखने होंगे, को पता चलना चाहिए कि अंग्रेजी समझा सकता हूँ, ठीक है, इसलिए बोलना पड़ा। क्लियर है ना। ये साधारण विधेयक की बात हो गई। धन विधेयक पर कुछ अलग प्रक्रिया होती है, वो आगे आप देखेंगे, है ना। बिल्कुल इसी तरह राज्य में भी होता है, बिल्कुल इसी तरह राज्य में भी होता है ना। अब राज्य में देखो क्या होता है भाई, राज्य को भी अधिकार है ना विधि बनाने का। तो एक सामान्य विधेयक, इतना आज के लिए बहुत है का कि कर दूं, कर देता हूं, आ जाओ। अब मैं आ जाता हूं कहाँ, एक राज्य में। भाई राज्य को भी तो राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है ना। वहाँ भी साधारण विधेयक हो सकता है, वहाँ भी वित्त विधेयक होता है, वहाँ भी धन विधेयक होता है, लेकिन वहाँ संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद का अधिकार है, संविधान में संशोधन का राज्य का अधिकार। चलो मान लेते हैं कि एक साधारण विधेयक राज्य का आया, ठीक, राज्य का भी कोई मंत्री ला सकता है या फिर कोई विधायक ला सकता है, लाया, फिर वही सेम रूल। अगर दोनों सदन, विधान परिषद भी है अगर राज्य में, तो क्या बोलेंगे हम कि एक साधारण विधेयक, एक राज्य का साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, दोनों सदनों को बराबर की शक्ति, संशोधित भी कर सकते हैं, ठीक। और एक और बात, एक साधारण विधेयक मान लो ये सदन में उपस्थित हुआ, ठीक, अगर उस सदन ने 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, 6 माह तक उस विधेयक को पारित नहीं किया, 6 माह बीत गए, जिस दिन वो इंट्रोड्यूस हुआ ना, जिस दिन प्रस्तुत हुआ उस दिन से काउंटडाउन शुरू हो गया। 6 महीना बीत गया, अगर 180 दिन बीत गए, संविधान में 1 माह का मतलब 30 दिन होता है, कोई फरवरी नहीं, कोई लीप ईयर नहीं, तो 180 दिन अगर बीत गया
तो ये मान लिया जाता है कि सदन ने उसे पारित नहीं किया। 6 महीने के अंदर पारित हो जाना चाहिए। अगर 6 महीना बीत गया साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, तो वह विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्लियर है? तो एक फैक्ट और हो गया, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक साधारण विधेयक या एक सामान्य विधेयक को लोकसभा अधिकतम कितने अवधि तक रोक सकता है? 6 माह। क्या राज्यसभा रोक सकता है? हाँ, अधिकतम 6 माह। तो संसद के दोनों सदन एक साधारण विधेयक को अधिकतम कितने माह रोक सकते हैं? 6 माह। बिल्कुल सेम यहाँ भी। अगर ये नहीं है तो केवल विधानसभा की बात करेंगे, अगर ये है तो किसी भी सदन की बात करेंगे। अगर मान लो ये नहीं है, हम क्या बोलेंगे? एक साधारण विधेयक पहले विधानसभा में जाएगा, विधानसभा से पारित होगा, पूरा बहस होगा, संशोधन 6 माह तक यहाँ भी अप्लाई होता है। पारित हो गया तो ठीक, नहीं पारित हो खत्म। अब पारित कर दिया तो किसके पास जाएगा? सीधे राज्यपाल के पास। अगर दोनों सदन है तो दोनों सदन से पारित होकर राज्यपाल पास जाएगा। ठीक है, देख लो, ये दे पहुँच गया राज्यपाल पास। अब एक विधेयक राज्यपाल के पास पहुँचेगा तो एक राज्य के विधेयक पर राज्यपाल की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 200। ये याद होना चाहिए आपको, ये याद रहना ही चाहिए 200। राज्य का कोई विधेयक यदि राज्य के सदनों से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचेगा तो राज्यपाल की शक्तियां उस विधेयक पर कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? याद रहेगा, याद रहना चाहिए, अनुच्छेद 200। देखिए अब अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास शक्तियां क्या क्या हैं, देख लो आप। देखो, पहला स्वीकृति दे सकते हैं, पारित हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, राज्य का वो कानून बन जाएगा। या फिर स्वयं अस्वीकृत कर सकते हैं, कानून नहीं बन पाएगा। या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। फिर वही प्रक्रिया, पुनर्विचार के लिए अगर राज्य विधायकों को लौटा दिया तो फिर जो लाया था उसके हाथ में आ गया, फिर वो या तो संशोधित कर दे या ना करे। फिर से अगर सदन ने पारित कर दिया तो फिर से राज्यपाल के पास पहुंचेगा, दोबारा पहुंच गया। और जैसे यहाँ हुआ था ना, राष्ट्रपति दूसरी बार बाध्य थे अपनी स्वीकृति देने के लिए, राज्यपाल भी अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। इफ, समझ गए आप, है ना? If governor returns a state bill for reconsideration to the state legislature and that bill, if again with or without amendments gets passed by the houses of state legislature and it comes to the governor, then the governor is bound to give his assent to that bill. समझ गए? अंग्रेजी भले ना समझो, लेकिन हिंदी में पहले बोला समझ गए ना। अंग्रेजी समझ में आता कि नहीं आता? नहीं आता? काम करना शुरू करो, आएगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन एक विशेष शक्ति राज्यपाल के पास है, या चौथा शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है लेकिन राज्यपाल के पास है। राज्यपाल क्या कर सकते हैं? वो राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। विचार के लिए आरक्षित या सुरक्षित कर सकते हैं, आरक्षित या सुरक्षित कर सकते हैं। समझ गए? इसके बाद इसके जो कंटेंट है वो आपके एसआई के लिए उतना काम का नहीं, उतने लेवल तक नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ मौखिक रूप से ये व्यवस्था क्यों की गई पता है? नहीं, उतना डिटेल नहीं जाता यार, फिर अब खींचेगा आप लोगों के क्लास में। वैसे फिर भी एक बार बोल देता हूँ, आगे मैं जब टॉपिक शुरू करूँगा ना तो थोड़ा लिमिट करूँगा कि भाई आप अपने को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि एसआई का लेवल यहीं तक है, तो उससे क्या हो, लिमिट में रखेंगे तो जल्दी जल्दी होगा, है ना? देखो, राज्य के राज्यपाल को ये विशेष शक्ति संविधान ने अनुच्छेद 200 के तहत दी है कि राज्य के किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है ना? मान लो कोई राज्य ऐसा कोई कानून बनाना चाह रहा है जो देश हित में ना हो, जो भारत के लिए अच्छा ना हो, तो इसीलिए एक शक्ति दी गई है राज्यपाल को। राज्यपाल के पास विधेयक आया, देखे, अब देखो क्या क्या मुद्दा है कि एक राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। अगर उसमें
राष्ट्रहित की कोई बात हो, राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो, पूरे देश के महत्व का विषय हो, या फिर संविधान का कहीं पर उस विधेयक में कोई ऐसा प्रावधान उल्लंघन कर रहा हो तो भी वो आरक्षित कर सकते हैं। यदि राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 अगर नहीं जानते होगे तो जान लो, आगे जान जाओगे। अगर राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित कुछ है उस विधेयक में तो राज्यपाल आरक्षित कर सकते हैं। यदि उसमें अनिवार्य संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित कोई प्रावधान है, इफ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, जानते हो ना, सरकार को अगर रोड बनाना है, आपके खेत आ रहा है तो सरकार उसका अधिग्रहण कर सकती, जानते हो ना, बजाय मुआवजा मिलता है, वही वाली बात है ना। अनिवार्य अधिग्रहण, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित कोई बात हो तो राज्यपाल राज्य के उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। एक और मुद्दा है, यदि उस विधेयक में राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने के लिए कोई प्रावधान हो, वो विधेयक में कुछ ऐसा हो जो उच्च न्यायालय है ना उसकी शक्ति कम कर रही है या उसकी स्थिति को खतरे में डाल रहा हो, तो भी राज्यपाल उस विधेयक को अनिवार्य हो जाता है। ये लास्ट वाला जो बोला ना, ये अनिवार्य है राज्यपाल महोदय के लिए। बाकी में राज्यपाल कर सकते हैं अगर चाहें तो आरक्षित, लेकिन अगर उस विधेयक में राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालने वाली बात या उसकी शक्तियों को कम करने वाली कोई बात होगी तो राज्यपाल को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना होगा। क्लियर है? पक्का क्लियर है? कोई शंका है? चलो कर दिया। अब एक बात ध्यान रखना, अगर राज्यपाल ने इस शक्ति का प्रयोग कर लिया फिर उस विधेयक पर राज्यपाल का कोई रोल खत्म। अब जो करेगा, चलो अब इन्होंने शक्ति का प्रयोग कर दिया तो ये विधेयक किसके पास पहुंच गया? भाई संसद का विधेयक पर शक्ति राष्ट्रपति की कहाँ है? 111 में। ये तो राज्य का विधेयक है। राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति कहाँ है? 201 में है। समझ रहे? 201 में कोई राज्य का विधेयक अगर राज्यपाल आरक्षित कर देता है राष्ट्रपति के लिए तो राष्ट्रपति की उस राज्य के विधेयक पर शक्तियां कहाँ है? 201। पहला वही शक्ति स्वीकृत कर देगा, राज्य का वो कानून बन जाएगा, या फिर अस्वीकृत कर देगा तो राज्य का वो कानून नहीं बन पाएगा, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है सेम। लेकिन राज्य का विधेयक तो किसको लौटाएगा? राज्य की विधायिका को लौटाएगा। फिर वही स्थिति पहुंच गया हाथ में, होकर हाथ में, फिर वो संशोधित कर दे या ना करे। और अगर फिर से उस राज्य की विधायिका के सदन ने पारित कर दिया, फिर पारित होने के बाद किसके पास जाएगा? है क्यों? राज्यपाल के पास नहीं जाएगा, भेजा किसने है? राष्ट्रपति के पास जाएगा। पुनर्विचार के लिए अगर राष्ट्रपति ने भेजा है तो पास होकर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। समझ गए? अब राष्ट्रपति के पास जब पुनर्विचार के बाद पहुंचा तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं पुनर्विचार के बाद? या तो स्वीकृति दे दे या फिर दोनों शक्तियां। कंफ्यूज हो रहे होगे ना? बता देता हूं। संसद का विधेयक जब राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और फिर से अगर पारित होकर आ गया तो राष्ट्रपति बाध्य थे। यही था। राज्य का विधेयक जब राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और फिर से पारित होकर आ गया तो राज्यपाल बाध्य थे देने के लिए स्वीकृति। ये दोनों अलग अलग किस्सा है, ये अलग किस्सा है। ये राज्य का विधेयक जब राष्ट्रपति के पास पहुंचा है और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और वो फिर से अगर सदन से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आ गया तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। उनके पास दोनों विकल्प है, ईदर ही में गिव हिज असेंट टू द बिल और ही में रिजेक्ट दैट बिल। क्लियर है? क्लियर है? इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं। इस प्रकार से संसद और राज्य विधायिका काम करती है, इस प्रकार से। क्लियर है? ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड देन नाउ विल मीट डायरेक्टली ऑन 20th 20 तारीख से। 20 तारीख से जो है एसआई की प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगी। पहले अपन हिंदी लैंग्वेज और जीएस कंटिन्यू करेंगे और 2-3 दिनों में फिर मैथ्स ऐड कर देंगे। इस प्रकार से 3 विषय आपके दिन में चलेंगे। ठीक है? आपको थोड़ा फास्ट से चलेंगे हम, क्योंकि 3 महीने में हमको ख़त्म करना है एसआई मेंस का सिलेबस। आपको थोड़ा भागना होगा साथ में। ठीक है?
अच्छा ये मुद्दा, चलो मैं, अरे अरे कब से टेढ़ा है ये? बहुत देर से टेढ़ा है क्या? अरे यार बता देते यार। नहीं ये वीडियो ऐसा था, वैसा नहीं था, इतना आ रहा था। अच्छा ऐसा है तो ठीक है। चलो अब देखो, अभी आरक्षण वाला मैं रिलेट करता हूँ ना। कौन सा आरक्षण वाला? राज्य में वो दोनों क्या है, वो केंद्र अपना बना सकती है, राज्य अपना बना सकता है। अभी मैं बता देता हूँ, चलो तुम लोग का बहुत जो तुमको परेशान करके रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण में संशोधन, जो पहले आरक्षण की व्यवस्था थी 58% वाली कानून था, तो कानून में भी संशोधन किया जा सकता है ना। तो छत्तीसगढ़ ने उस कानून को कानून विधि संशोधन विधेयक लाया, आरक्षण विधि संशोधन विधेयक लाया, जिसमें उसमें संशोधन क्या कर रहे थे कि 76% आरक्षण कर रहे थे, 4% EWS, ST को 32%, OBC 27% और एकड़ मन के घटा 30, SC मन के 13%, ये व्यवस्था था। तो जैसे ही हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया, तो काका दूसरा चाल चल दी। काका सोचे से यही मौका है, ST वोटर और OBC वोटर मतलब लुभा लो, लॉलीपॉप पकड़ा दो आरक्षण वाला, जो राजनेताओं का फेवरेट टॉपिक है चुनाव जीतने का, पकड़ा दिया और सभी खुश है ना। और जब काका को ये नहीं मालूम था कि 58% आरक्षण को जब हाईकोर्ट असंवैधानिक करार दे दिया है, तो 76% को कौन छोड़ेगा भाई, पारित कर दी। लेकिन भाई कोर्ट में तो अभी पहुंचना नहीं है, विधानसभा से पारित होना ही था, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस के विधायक ज़्यादा है, बहुमत है, पारित हो गया। अब राज्यपाल के पास पहुंची। अब राज्यपाल, आप जानते हो राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को प्रधानमंत्री के परामर्श पर। तो कि अभी केंद्र में जिसकी भी सरकार है उसी का आदमी राज्यों में राज्यपाल होता है, जान लो, बस जान गए। अनुसुईया के भाजपा वाली। अब जैसे विधेयक भाई चर्चा का विषय तो रहा, 76% आरक्षण होती आए हो ही संपर्क। अरे देख भाई, अगर ते मान ले साइन कर देवे तो छत्तीसगढ़ आरक्षण कानून में संशोधन हो जी, 76% आरक्षण लागू हो जी, और एक और फायदा ककला मिली, फिर कांग्रेस फिर चुनाव जीत जाई भाई। SC और पूरे ST और OBC कांग्रेस को वोट दे देंगे ना। ना ना ऐसे नहीं करना है भाई, यही गलती करवे तो फिर भाजपा के कोनो चांस नहीं है। तो क्या करो, तो कुछ मत कर, ते ना तो साइन कर, ते ना तो ओला अस्वीकृत कर, और ना ही पुनर्विचार पर लौटा। ये लोग बार बार बोल रहे थे ना कि लौटा क्यों नहीं देती राज्यपाल, अगर साइन नहीं करना तो लौटा क्यों नहीं देती। असल में आप अभी समझ गए, अगर पुनर्विचार के लिए लौटा देती राज्यपाल महोदया तो विधानसभा से फिर से पारित हो ही जाता, और फिर राज्यपाल महोदया संवैधानिक रूप से बाध्य हो जाती है हस्ताक्षर के लिए। तो तीनों में से कुछ नहीं किया। जानते हो क्यों नहीं किया? बताता हूँ। चाहे संसद का विधेयक हो जब राष्ट्रपति के पास पहुँचता है, चाहे एक राज्य का विधेयक हो जब राज्यपाल के पास पहुँचता है, संविधान ने बिल्कुल जैसे लोकसभा और राज्यसभा को बताया ना 6 महीने तक रोक सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई समय सीमा बताया ही नहीं, कोई समय सीमा नहीं बताया। तो संविधान ने बताया ही नहीं कि तुमको कितने समय सीमा के भीतर जो तुम विधेयक तुम्हारे पास आया तुमको हस्ताक्षर करना है। अब जब इनको मस्ती करना होता है, ठीक है देखा तो देखा कोनो पूछी ना हल्ला जो ना, मैंने अच्छा कुछ नहीं कर सकता तो मेरा संविधान में बोला ही नहीं कि मेरे को 6 महीना में देना है, 7 महीने में देना है, 1 साल में देना है, बोला ही नहीं। कुछ नहीं कर सकते मेरा तुम, ठीक बोलते बकते रहो चलत। यही काम यहाँ, लेकिन यहाँ पे अनुसुईया के क्या कर रही थी, वो दूसरा बहाना टाल रही थी। आदिवासी आरक्षण के लिए मैंने हाँ बोला था, इन सबको बढ़ा दिया, मैं नहीं करूँ, मैं देखूँ अभी कानूनी पेज का है, मतलब वो क्या है ओला। अब देखो आम जनता के सब नहीं पता, आम जनता को क्या लग रहा होगा, अरे हमारे काका तो चाहते आरक्षण दे बार और राज्यपाल नहीं कर रहे थे साइन, लेकिन काका भी काम ऐसा कर रहे हैं जो राज्यपाल को नहीं करना चाहिए। 58% जब आरक्षण हाई कोर्ट ने संवैधानिक करार दे दिया तो 76% का कैसे दे सकता।
यही इसी का फायदा अनुसुईया उइके भी उठा रही नहीं, टाल रही थी, ना तो साइन कर रही थी, ना रिजेक्ट कर रही थी, और ना पुनर्विचार के लिए लौटा रही थी। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकती थी, ये चौथा विकल्प था उनके पास, नहीं की, है ना। समझ रहे हो अभी ये पूरा सिचुएशन क्या है? सब राजनीति है। राजनीतिक के जनता को सिर्फ चूतिया बनाते हैं, तो कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जनता को सिर्फ चूतिया बनाने का एक साधन है। और जो पढ़े लिखे हैं वो हिम्मत नहीं करते। हालांकि मैं तो बनाया था वीडियो, अगर मेरा वीडियो देखे होगा ना, मैं बनाया था कि क्या चल रहा है, पहले ही बता दिया था कि आगे क्या होगा देख लो, और वही हो रहा है, टालम टाली चल रहा था। अंत में अनुसुईया उइके जी गई और दूसरा राज्यपाल आएगा। आंध्र प्रदेश से कोई आ रहा है ना, है ना। चलो ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।